भाजपा नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी ने पूर्व में रहे नगरपालिका अध्यक्षों पर नगर को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। श्री रस्तोगी ने खबरी न्यूज को अपने बेबाक इंटरव्यू में हमलावर होते हुए कहा कि जिस तरह से नगर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता से अछूता रहा है, थोड़ी सी बारिश में पूरे नगर में जल भराव हो जाता, नगर वासियों का निकलना दूभर हो जाता है। जीतने के बाद एक लखनऊ भाग जाते हैं, दूसरे बरेली भाग जाते हैं और नगर की जनता को छोड़ जाते हैं बेसहारा। अगर जनता ने मौका दिया तो मैं जनता से वायदा करता हूं, जीतने के बाद नवाबगंज में रहकर ही जनता की सेवा करूंगा। पूरे नगर को दोबारा खड़ा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा और नगर को नया आयाम दूंगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रेम प्रकाश रस्तोगी ने अपने बेबाक इंटरव्यू में। खबरी न्यूज के लिए बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। खबरी न्यूज़ के लिए मैं बरेली से शरीफुद्दीन मंसूरी। आज हम बरेली के नवाबगंज पहुंचे हैं। आप जानते हैं सभी लोग, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बीते हैं उसी तरीके कड़ी में निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां प्रत्याशियों ने शुरू कर दी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार प्रेम रस्तोगी साहब हैं। आइए उनसे पता करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं। मंसूरी साहब, सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं। आपके चैनल के सभी श्रोताओं का मैं अभिवादन करना चाहता हूं। किन मुद्दों को लेके हैं मंसूरी साहब, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा एक चुनावी संकल्प पत्र पहले जारी किया गया है। उस चुनावी संकल्प पत्र में 16 सूत्रीय संकल्प पत्र वो है। उसका भी अवलोकन नवाबगंज नगर की जनता ने किया है। जहां तक मुझे ध्यान है, अभी तक किसी प्रत्याशी द्वारा अपना विकास का संकल्प पत्र कोई जारी नहीं किया गया। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से और आपसे ये वायदा है कि जो चुनावी संकल्प पत्र मेरा जारी हुआ है, तो उसका अक्षरशः पालन 1 वर्ष के अंदर होना निश्चित हर हालत में सुनिश्चित रहेगा। उसके अतिरिक्त जो सरकार के द्वारा योजनाएं आएंगी और जो पार्टी के द्वारा योजनाएं होंगी, उनका भी अक्षरशः पालन अलग होगा उनके अलावा। आपकी तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसमें क्या क्या घोषणाएं हैं नगर के लिए? उसमें नगर के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं, उसके लिए मैंने मेंशन किया है। जैसे नवाबगंज नगर में स्वच्छता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वच्छता के साथ साथ एक कड़ी और भी जुड़ जाती है कि जैसे नालियां पहले बनी हुई थी, नवाबगंज में कभी जल भराव नहीं था पुराने नवाबगंज में, लेकिन आज जल भराव की स्थिति आ रही है। जल भराव की स्थिति इसलिए आ रही है कि नगर पालिकाओं के द्वारा जो पूर्व में नाले बनवाए गए हैं, उन पे विकट अतिक्रमण है और वो नाले पूरे के पूरे चौक है। पानी की निकासी उनकी जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरी समस्या एक निकल के ये आई है कि विगत जो भी पालिका अध्यक्ष रहे, जो भी उनका बोर्ड रहा, पालिका अध्यक्षों ने बोर्ड की सलाह को न मान के हुए अपनी मनमानी से काम किया है। और उस मनमानी से काम करने का मतलब ये हुआ कि नवाबगंज जो नया था वो पूरा का पूरा पुराना हो गया। क्योंकि जो रोड पड़े, पानियां हुई, पानी नाले का जो बंद हुआ, उससे लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। और स्थिति ये हुई कि जिन लोगों ने नगर पालिका के इंजीनियर से अपने नक्शे पास कराए, जिन लोगों ने ये जो है आश्वस्त रहे कि हाँ साहब, अगले आने वाले 50-60 सालों के लिए हम जल निकासी, उचित धूप, उचित हवा का प्रबंधन हमारे इस नक्शे के हिसाब से होगा, उसका जब कंस्ट्रक्शन करवाया, वो सब नक्शे फेल हो गए। और इसके लिए उन्होंने बिल्डिंग बनाने में भी अच्छे पैसे खर्च किए, नगर पालिका को फीस देने में भी अच्छे पैसे खर्च किए। ये एक तरीके से उन लोगों के साथ फ्रॉड है। मेरी समझ से नवाबगंज के 50% दुकान और मकानात जो हैं वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊंचाई काफी नीची रह चुकी है, वो रोड से गड्ढे में जा चुके हैं। जबकि नगर पालिका ने नक्शा जब पास किया जाता है, तो नगर पालिका ये अश्योर करती है कि ठीक है, आप इस मकान को बनाइए और आगे आगामी इतने दिनों तक आपको स्वच्छ पानी और स्वच्छ विकास और जो ये इन कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं आने वाली है।
तो इन नगर पालिका के अब तक के जो बोर्ड हैं, उन बोर्डों ने तो नवाबगंज की जनता को ठगा है। उनकी कोई सेवा नहीं की है सर। रस्तोगी साहब, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो शिक्षा के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? शिक्षा को कैसे सुधारेंगे? बड़ा स्थिति सिंचाई शिक्षा सेवा को। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेरा फ़ोकस इन 3 पे ही रहने वाला है। शिक्षा के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ प्राइवेट निवेशकों का, जो उन्होंने अपनी जेब से और इतना बड़ा रिस्क लेके इतने बड़े-बड़े कॉलेजेस दिए और उसमें जनप्रतिनिधियों की उदासीनता रही कि कोई भी सरकारी स्तर का कॉलेज नवाबगंज में आज भी उपलब्ध नहीं है और जो कॉलेज सरकारी स्तर के हैं भी, तो उनकी मैनेजमेंट वगैरह में भी डिस्प्यूट सब है। जैसे ये जेपीएन इंटर कॉलेज है, इसकी मैनेजमेंट है ही नहीं। बड़ा दुःख होता है, नेताओं की सोच को आज समाज सेवक बनते हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट आज तक नहीं आप सही कर पाए, हैं? कम से कम एक सरकारी स्तर का स्कूल है, जिसमें लाखों रुपए महीने सरकार तनख्वाह दे रही है और उसमें उचित भवन, उचित देख-रेख, उचित मैनेजमेंट की वजह से वो विद्यालय एक फेल-सा है। हालाँकि संख्या आज भी उसमें पर्याप्त है, संतोषजनक है, लेकिन वो विद्यालय एक बहुत ओरेज पे होना चाहिए, बहुत बेहतर स्तर पे होना चाहिए। अगर नवाबगंज की चेयरमैन राजनीति अगर उस तरफ ध्यान देती। हम इसके हमारे अतिरिक्त मंसूरी साहब, मेरा अपना मानना है कि कॉलेजों का अपना शिक्षा का स्तर नवाबगंज में काफ़ी अच्छा है। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देनी पड़ती हैं, नगर के लोगों को। जैसे कॉलेज तो आपने बना लिए, लेकिन कोचिंग सेंटर की आपको आवश्यकता है। कोचिंग के जो हमारे शिक्षक लोग हैं, वो भी काफ़ी काबिल हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। कम से कम 4, 5, 6 सामुदायिक कोचिंग के हॉल बने, पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित हों, जिससे कोचिंग सेंटर की और कॉम्पिटिशन जो होते हैं, उनकी तैयारी करने के लिए बच्चे उसमें तैयार हो सकें। शिक्षक लोग उसमें उन बच्चों को मार्गदर्शन दे सकें। हमारे नगर में 2 बार रविंद्र सिंह राठौर साहब चेयरमैन बने हैं, 3 बार शैला ताहिर जी बनी हैं, 1 बार राजेंद्र कुमार शुक्ला मुन्ना पांडे जी बने हैं। इन तीनों के कार्यकाल में क्या कोई शिक्षण संस्थाओं को कोई योगदान दिया है इन्होंने? विस्तार किया है? मेरा मेरा जहाँ तक मानना है, राजेंद्र कुमार शुक्ला और मन्ना पांडे चेयरमैन के समय में आर्थिक निधि जो थी सरकार की तरफ से बहुत कम थी और उस समय जो सड़क थी और जो गलियाँ थी, जो पैदल आवागमन का निकास था, उसकी स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण थी। तो उनका जो भी पैसा आया, वो ज़्यादातर नालियों पे और सड़कों पे उनका खर्च हुआ। उनका एक नज़रिया और भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने नए-नए जगह देने का प्रयास किया, जैसे गेंदरलाल मार्ग उन्होंने दिया। इसके अलावा जो नई बस्ती से बिजौरिया वाला था, उसका कच्चीकरण करके इट्टी-मिट्टी लेवलिंग-वूवलिंग करा के जो सही हिसाब-किताब से तो वो नहीं दे पाए, लेकिन वो भी किया। एक शराब की भट्टी से पीछे जो थाने की तरफ मार्ग आता है, इसको भी उन्होंने काफ़ी चौड़ा इस तरीके से सड़क पे बोझ काफ़ी कम उन्होंने करने का प्रयास किया कि भीड़ जो है उसका विकेंद्रीकरण हो। और एक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सामुदायिक भवन ये था, ये उनकी उपलब्धि की देन था, उनकी सोच का देन था, कि उनकी उनकी अपनी बड़ी सोच उपलब्धि अच्छी मानते थी, हैं। बड़ी उपलब्धि, बहुत कम पैसे में एक बड़ी उपलब्धि हुई। बाद बाकी के जो भी कार्यकाल हैं, उन कार्यकालों में रविंदर भाई साहब ने रोड का, गलियों का ध्यान अच्छा दिया, लेकिन जल निकासी के हिसाब से नाले वगैरह उनका ही जो है फोकस नहीं डेवलप रहा। नहीं हो पाए कि हमारी आगे 50 सालों तक हमारी जल की कितना संसाधन होगा और उसकी निकासी कितनी होगी, ये सब कुछ वो नहीं कर पाए। और स्थिति ये है कि उनके रोड डलवाने के बाद बिल्डिंगें नीची हुई और बिल्डिंगें फेल हुई ज़्यादातर और उससे जो हमारा नया नवाबगंज था, वो एक पुराने नवाबगंज के रूप में कन्वर्ट। रविंद्र सिंह राठौर साहब के और शैला तार के कार्यकाल को, दोनों कार्यकाल को आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? रविंदर सिंह राठौर का कार्यकाल तो काफ़ी अच्छा शैला ताहिर के और डॉक्टर ताहिर के मुकाबले तो उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापारिक सोच के दोनों ही लोग थे। व्यापारिक सोच का मेरा अवमत है कि जो सार्वजनिक इस्तेमाल की जगह थी, उन जगहों पे जो दुकान बनाने का सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया, नगरपालिका की इनकम बढ़ाने के आड़ पे, जो उन्होंने ये सब
खेल किए, ये जनता के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ और नवाबगंज की बाज़ारों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि सपोज़ करो कि एक 10-12 किलोमीटर दूर के गाँव में एक शादी-विवाह का कोई कार्यक्रम है, वो नवाबगंज नगर में बाज़ार में अपना सामान सट्टा लेने के लिए आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है पैदल नहीं आएगा, वो वाहन से ही आएगा, अपना सामान भी वाहन से ही लाद के ले जाएगा। नवाबगंज में जो भी प्रमुख मार्केट हैं, उनमें कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करने की भी जगह नहीं बची। आदमी सामान खरीदे, फिर उसे एक जगह कहाँ से इकट्ठा करे, फिर वाहन लगा के कहाँ से अपने घर ले जाए। इसी का परिणाम है कि नवाबगंज की जो बाज़ार हैं, जो व्यापार हैं, वो सब फेल हुए अभी और आपने कहा इसमें बहुत अपूरणीय व्यापारी समाज को तो बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी। कायदे में उन जगहों को इन्हें खाली छोड़ना चाहिए, उनकी बहुत सख्त निगरानी करनी चाहिए और निगरानी करने के साथ-साथ जो देहात, गाँव देहात से आने वाली जनता है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए वो सारी की सारी जगह छोड़नी चाहिए, जिससे नवाबगंज के बाज़ार में आकर्षण रहता। अभी आपने कहा था राजेंद्र कुमार शुक्ला जी ने दीनदयाल उपाध्याय एक कमेटी हाल दिया है। इस तरीके का इनका कोई कार्यकाल है, कोई बड़ा काम ऐसा जिससे आप नज़ीर बना सकें? नहीं, मुझे नहीं लगता। इनका लोकहित का कोई भी कार्यक्रम कतई नहीं है। नवाबगंज में एक नगरपालिका परिषद के द्वारा एक उसकी अस्पताल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नगरपालिका परिषद द्वारा जो है समय-समय पे मोहल्ला वार्डों में स्वास्थ्य कैंपों की बहुत आवश्यकता है। नवाबगंज में कम से कम 4-5 सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, जिससे 10, 20, 50, 100 आदमी का कोई छोटा-मोटा अगर कार्यक्रम है, कहीं इकट्ठा होना है उन्हें, तो वहाँ वो लोग इकट्ठे हो सकें। अब आज आप देख लो हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई किसी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई उठाला करना है, दसमा करना है, तो आप बताओ कि कौन-सी जगह ऐसी है सिवाय प्राइवेट सेक्टर के हालों के जो इस तरीके की चीज़ें अब जो अंदर आबादी की जगह है उनमें सबने आपने मार्केट बनाई दी। आदमी कहाँ इकट्ठा हुए? बहुत बड़ी दिक्कत है नवाबगंज में जनमानस के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ नहीं सोचा है। बच्चे लोग कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े हाल के किराए कोचिंग मालिकों को ज़्यादा देने पड़ते हैं। बच्चा एक के ऊपर एक चढ़ के बैठता है, कोहरा धुंध होती है, कोहरे धुंध में दुनिया भर के ड्रामे भी होते हैं। छीटाकशी भी होती है लड़के-लड़कियों की आपस में, तो ये एक नई समस्याएँ क्रिएट होती हैं। आपका मानना है रविंद्र सिंह राठौर परिवार और शैला तायत ने शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता, खामख़ा किसी पे मैं अपनी बात इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि ये मेरे दिल को दुखती है ये बात। हमारे पूर्व पालिकाध्यक्षों को इस बारे में भी चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए इस चीज़ अब के तो लिए। समय निकल गया चिंतन करने का। हाँ, समय तो निकल चुका है, अब अगर जनता अब इस बार बदलाव के मूड में है, बदलाव चाह रही है जनता, इसीलिए मैं अगर लगा हूँ। बदलाव होता है, आप अगर अध्यक्ष बनते हैं नगरपालिका के, तो 3 बड़े काम कौन से कराना चाहेंगे, जो एक आपके कार्यकाल के बाद नज़ीर बन जाएँ? सर, मेरा मेरा उद्देश्य 3 ही का नहीं है, मेरा उद्देश्य 16 का ही रहेगा। मैं देखता हूँ कि बाईपास पे लोगों के आवागमन के लिए कोई 3 सेट तक नहीं है यात्रियों के लिए। मैं देखता हूँ कि जब डिग्री कॉलेज के या इन कॉलेजों के एग्ज़ाम होते हैं, तो बच्चा-बच्ची हमारे जो हैं यहाँ से परीक्षा देने जाते हैं, उनकी बहुत मारा-मारी रहती है। लटकते हुए जाते हैं, असुरक्षित जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो वो लौट के आ भी जाएँ। या फिर उनके पेरेंटों को अपने वाहन से छोड़ना पड़ता है। अपनी दुकान बढ़ा के या अपना काम खर्च करके बच्चों को जो है एग्ज़ाम दिलाने के लिए उन्हें जो है जाना पड़ता है। तो मेरे 1-2 काम नहीं 16 ही काम होंगे। 1 वर्ष के अंतर्गत आप 16 काम देखेंगे, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इन पे चौमुखी विकास होगा और मेरे बोर्ड का कोई भी मेंबर खाली नहीं बैठेगा। वो किसी न किसी चीज़ का निश्चित प्रभारी होगा और अगर वो प्रभार नहीं करेगा, तो वो मेंबर नहीं रहेगा। ये या तो ज़िम्मेदारी वो काम करेगा या उसे इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। ज़िम्मेदारी देंगे आप। बिल्कुल, 25 के 2500 बोर्ड के साथ हर एक की जैसे सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था की समिति बनी हुई है। निर्माण व्यवस्था है, उसकी समिति बनी हुई है। जो भी ठेका प्रथा के जो कर्मचारी हैं, इनकी बाकायदा समिति बनी हुई है। वो समिति निर्णय लेगी। मेरे बोर्ड का कोई मेंबर अपने घर नहीं बैठेगा। उसे काम करना ही पड़ेगा, अगर वो काम नहीं करेगा, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। धन्यवाद प्रेम जी, हमारे साथ आए। ये थे प्रेम रस्तोगी साहब, जो नगरपालिका अध्यक्ष से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने सुना कि भविष्य की योजनाएँ क्या हैं, अगर ये चेयरमैन बनते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।